नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। ईरान के बारूदी हमलों ने खाड़ी को एक बार फिर से सुलगा दिया है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर संकेत दिए हैं, उससे ईरान अमेरिका के बीच युद्ध 2.0 की शुरुआत हो गई है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी हमलों के बाद खाड़ी देश एक बार फिर से बुरी तरह दहल उठे हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरान और अमेरिका ने यह बारूद ऐसे वक्त में बरसाया है जब दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू है। ईरान का दावा है कि उसने ट्रंप के विनाशकारी तेवर को ठंडा करने के लिए अपने हथियारों को तैयार कर लिया है। कुवैत, बहरीन और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने मिसाइल्स को धार देकर उनका रुख अपने दुश्मनों की ओर मोड़ दिया है, जबकि अपने सबसे घातक और अचूक निशाना लगाने वाले शाहिद ड्रोन को पहले ही अलर्ट कर दिया है। इसकी एक झलक दुनिया ने हाल ही में कुवैत, बहरीन और यूएई में ईरान के हमलों के दौरान देखी है। ईरान का शाहिद ड्रोन दुश्मनों के डिफेंस सिस्टम को किस तरह मात देकर अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं, इसका एक वीडियो कुवैत से सामने आया है। ये हमले इस बात के सबूत हैं कि ईरान के मिसाइलों में भरा बारूद कम नहीं हुआ है, बल्कि सीज फायर के दौरान और बढ़ गया है। ईरान के इन हमलों से अमेरिका अंदर तक सिहर गया है। ईरान और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद हालात फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हमलों ने इशारा कर दिया है कि दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के मैदान में आमने सामने आकर खड़े हो गए, जिससे खाड़ी में भीषण जंग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बारूदी हमलों ने एहसास करा दिया कि सीज फायर खत्म हो गया और जंग किसी भी पल भड़क सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे युद्ध 2.0 की शुरुआत हो रही है। ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर बारूद बरसाकर युद्ध 2.0 के शुरुआत की आहट दे दी है। तो ईरान के बारूदी हमले कुवैत एयरपोर्ट पर इस बात की तस्दीक करें। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अटैक किया है। शाहिद ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने बाकायदा इस हमले को अंजाम दिया है, जो कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुआ है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने बारूद बरसाए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूद बरसाए हैं और एयरपोर्ट पर यह अटैक अमेरिकी एयरबेस अली अल सालेम एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। जहां जहां भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस है, वहां पर ईरान द्वारा अटैक्स। ईरानी मिसाइल ड्रोन के आगे एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं, विफल दिखाई दे रहे हैं और ईरानी हमलों में कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। 60 से ज्यादा लोग इन हमलों में जख्मी हुए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। ईरान के बारूदी हमलों से कुवैत बुरी तरह से दहला है। एक संदेश भी इन हमलों के जरिए देने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान के हमले बहुत ही तेज और घातक थे। ये बाकायदा कुवैत की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि जो अटैक्स किए हैं यहाँ पर ईरान ने, वो बहुत ही प्रिसाइज थे। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया है। अब अगर हम बहरीन की बात करते हैं, ईरान ने अमेरिकी बेस पर यहाँ पर मिसाइलें दागी है, बहरीन में भी। और इस बात को पहले भी ईरान कह चुका है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी बेस होंगे उन जगहों को दहलाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि रिटालिएशन हमले हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं, शाहिद ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। बहरीन में भी जो हमला किया है, यहाँ पे शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बाकायदा ईरान की तरफ से किया गया और यहाँ पर एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर ये अटैक जो है वो ईरान द्वारा किया गया। इन सबके बीच सवाल वही कि सीजफायर लागू है और अटैक्स हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ ईरान द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें अमेरिका भी कहीं से भी पीछे नहीं है। अब ये देखिए, मनामा के जुफैर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी बारूद बरस रहा है और ईरान बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से अमेरिका पर कम नहीं, अमेरिका से कम नहीं। और सीज फायर के दौरान उसे वो वक्त भी मिला है कि एक बार फिर से अपने एमिनिशन को, अपने फ्यूल को जो है फिर से वो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट को फिर से जीवंत कर ले। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दहले हैं अमेरिकी सैनिक। ये एक मैसेज, और इस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रही है, वो तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात भी इन हमलों से अछूता नहीं है। यहाँ पर यूएस सैन्य ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं। यूएई पर भी ईरान के अटैक्स हुए हैं। ईरान ने कई इलाकों को ड्रोन मिसाइलों से निशाना बनाया है और लगातार ईरान ये कहता रहा है कि यहां से अमेरिकी बेस को हटना चाहिए। यूएई के अल सफरान एयरबेस पर फटा ईरानी बारूद। तो मिडिल ईस्ट में कुल मिलाकर जो स्थिति है वो जिसकी तस बनी हुई है। यहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। अबू धाबी, दुबई और फुजरा पर भी ईरान ने हमले किए हैं।
एक संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पर अमेरिका का दखल नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिकी बेस यहाँ पर होंगे तो निश्चित तौर पर वो उनका इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पर अटैक करने के लिए। और इसीलिए लगातार, चाहे हम कुवैत एयरपोर्ट की बात कर ले, यहाँ पर भी ईरान ने अटैक किए हैं। इसके अलावा यूएई पर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान जो है वो लगातार अटैक्स कर रहा है, बारूदी हमले कर रहा है, अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग रहा है। शाहिद ड्रोन से अमेरिकी बेस को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। जुफैर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी बारूद जो है बरसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, अमेरिकी सैनिकों को जो है दहलाया है। यूएई में भी कुछ ऐसी स्थिति जो है वो नजर आई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीज फायर के बावजूद ये अटैक्स हो रहे हैं। वही केशम द्वीप पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। ईरान के एक मिलिट्री ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर मिसाइल्स दागी है। केशम द्वीप पर ईरान का टेलीकम्युनिकेशन टावर तबाह किया है। ईरान के 3 वन वे अटैक ड्रोन्स को मार गिराया अमेरिका ने, तो कोई भी कम नहीं है। और सवाल यह है कि ऑफिशियली सीज फायर है, लेकिन वो सीज फायर ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अटैक्स तो लगातार किए जा रहे हैं। अब इन अटैक्स के जरिए क्या वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपसे कम नहीं हैं, और अगर युद्ध शुरू होता है ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली 2.0 युद्ध की शुरुआत होती है तो स्थिति क्या होगी, उसका ट्रेलर दिखाने की बार बार कोशिश की जा रही है। अमेरिका दबाव बना रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा है परमाणु समझौता अगर नहीं होता है तो ईरान को इसके रिपरकशंस झेलने होंगे। आर्थिक तौर पर ईरान की कमर टूटी हुई है। अमेरिका के प्रतिबंध का जिक्र कर ले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जिस तरीके से एक्सपोर्ट बंद है ईरान का, लगातार इसकी मार जो है वो ईरान झेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सैन्य अटैक भी लगातार जारी हैं, और इसी कड़ी में केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला। तो एक बाकायदा प्लान अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, और ये सार्वजनिक मंच पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अगर परमाणु समझौता नहीं होता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे ईरान को, ईरान पर हमला हो सकता है। अब क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं हमला करना, क्योंकि उनकी अगर हम देखें सैन्य शक्ति सीमित करने की भी तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है, यानी कि अपने घर में गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़े जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी का रुख करते। देवनाथ जी, सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के बावजूद अटैक्स लगातार जो है मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। इन अटैक्स की मायने क्या हैं? हाँ, देखिए, आम भाषा में कहें तो उभय पक्ष एक दूसरे को लात घुसे थप्पड़ नहीं मार रहा है, छोटी छोटी खरोंच दे रहा है, नाखून वाली। होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर में है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में है। वो क्या ईरान के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फिलहाल ईरान के ऊपर एक जनरल बमबारी शुरू नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे हम पहले देखते थे कि हर रोज 100 या 200 फाइटर विमान गए और उन्होंने 200 या 400 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराए, तेहरान के आसपास गिराए, IRGC के हेडक्वार्टर पर गिराए। ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, खरोंच वाला कि इसने उसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई, उसने उसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई, और सारा जो सीमित है मामला वो पर्शियन गल्फ यानी फारस की गाड़ी के आसपास, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास ही सीमित है। युद्ध जो है ईरान फिलहाल इजराइल की तरफ भी नहीं ले जा रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि इजराइल फिलहाल युद्ध नहीं कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 100 फाइटर विमानों को 200 बॉम्ब के साथ नहीं भेज रहे हैं, सीमित कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। जी, लेकिन इस सीमित कार्रवाई के भी अगर डॉक्टर राम सीमित कार्रवाई कर रहे हैं, बात तो चल रही है ना बैक चैनल्स, फिर क्या इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के खरोंच वाले अटैक्स जैसे कि देवनाथ जी ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, क्या ये वाकई इतने जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, ये जो कुछ दिख रहा है बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। एक तरफ सीज फायर करते हैं, दूसरी तरफ हमला करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, उन जगहों पर करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। अब कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? अब वहां आम आदमी को परेशान करना है,
वहां पर एक भारतीय की भी मौत हो गई है, कितनी दुखद बात है। लेकिन देखिएगा, सही बात तो ये जो मुझे नजर आ रही है, ये चाहते हैं कि इस तरह के ये झड़प चलती रहे, जिससे कि स्टेट ऑफ हार्मुज बंद रहे और दुनिया में तेल का संकट बना रहे। और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा रूस को मिलेगा, इसका फायदा अमेरिका को मिलेगा। क्यों मिलेगा? डॉक्टर, हम अब तो 7 तारीख की डेडलाइन भी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि 7 सितंबर तक नाकाबंदी अगर चलती रहती है, और एक्सपर्ट इसे भी लेकर बता रहे कि 7 सितंबर कह दिया है, तो क्या 7 सितंबर तक स्ट्रेच करने का मूड है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, 7 सितंबर को ही उनका जन्मदिन नहीं है जिसके के लिए उन्होंने डेडलाइन दी है। निश्चित रूप से ये एक बहाना मात्र है। ऐसी डेडलाइन वो एक बार नहीं, कई बार दे चुके हैं और अभी भी देते रहे हैं। वो उनका संसद ने उनके विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दिया है कि ईरान का युद्ध बंद करो। फिर भी नहीं कर रहे वो। अब कह रहे हैं हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं, अटैक कहाँ कर रहे हैं, और धीरे धीरे फटाके फोड़ते जा रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट तो एक बहाना मात्र है। जब आप कह रहे हैं समझौते में वो तैयार हो गया है कि एटम बम नहीं बनाएगा, ये का एजेंट वहां जाकर देखेंगे एक्सपर्ट कि वो किस तरह का एटम बम तो नहीं बना रहा, तो आपकी सब शर्त जो है खत्म हो गई। अब इसके बाद भी अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का दावा है कि वहां पर इसलिए उसने कब्जा किया है कि या तो आप मुझे, जो आपने बमबारी करके नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया है, उसके 217 बिलियन डॉलर का भुगतान करिए। ये अमेरिका देने को तैयार नहीं है। और वो चाहता है कि जो ये आपके अरबिक कंट्रीज हैं वो इसको दे, तो कोई भी नहीं दे रहा उसके नुकसान की भरपाई के लिए। इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि भाई वो हमला नहीं करेंगे भविष्य में। उनको तो उम्मीद ये थी कि एक बार जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, ऐसे ईरान को घुटनों पर ला देंगे और उनके तेल पर असली नजर है। और इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव ये दिया है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो हम ऑयल फॉर फूड करके उनको अलाउ कर देंगे कि कितना अनाज और कितनी चीजें खरीदने के लिए, आपकी जनता के लिए, पेट भरने के लिए आप तेल मिल सकते हैं। ये सिर्फ हथकंडे हैं, वही हथकंडे हैं। यानी आपके हिसाब से परमाणु कोई यहाँ पर मसला है ही नहीं, कोई पेच है ही नहीं परमाणु समझौता। और हालांकि ईरान एक बहाना मात्र है, बहाना मात्र है। लेकिन ईरान, डॉक्टर गुप्ता, बहाना मात्र है जिस तरह से बहाना। जी डॉक्टर गुप्ता, लेकिन ईरान तो लगातार कह रहा है ना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेगा अमेरिका को, और अब तो ये भी बात आई थी कि अमेरिका कह रहा था संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपो। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर गुप्ता। जी मोनिका जी, देखिए इसमें ये बात है कि क्या संवर्धित यूरेनियम है भी कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या वो एक बहाना है, जैसा डॉक्टर राम भी कह रहे हैं। क्योंकि इंगेज करने के लिए कुछ तो बेस लाइन होने चाहिए अमेरिका के पास। और अमेरिका जो अपने मांगा के हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहता है। बूस्टअप करने के लिए उसको ऑयल बेचना है, और ऑयल बेचने के लिए उसको मिडिल ईस्ट के ऑयल को अवरोध करना है, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान का एक्सपोर्ट रुका हुआ है और इंपोर्ट भी रुका हुआ है $125 मिलियन का। एक इंपोर्ट जिसका दवाइयां, राशन, मांस जो आ रहे हैं इंडो पैसिफिक से, वो भी रुका हुआ है। तो ईरान अंदर अंदर खोखला होता हुआ जा रहा है। और चूंकि जो मिशन है अमेरिका का, इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड को लागू करो और इजराइल के लिए बफर जोन बनाना, उसमें इजराइल चुपचाप रेड लाइन क्रॉस कर करके अमेरिका के आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका जो छोटे मोटे बेस और बचे हुए हैं उनको भी टारगेट करता जा रहा है इसी वजह। और उसके रिस्पांस में ईरान को अपने ऑडियंस के लिए कहीं न कहीं कुवैत पे, कहीं यहाँ वहां पे अटैक भी करने हैं। तो सब मिला जुला के इस समय ईरान को सकते में है, और अमेरिका इसको चाहेगा नहीं कि हॉर्मुज खुले। वो दुनिया को के ऑडियंस को जरूर बताना चाह रहा है, जितना देर तक बंद रहेगा उतना ही देर तक। मैं बता दूं कि इस समय $281 बिलियन का ऑयल बेच चुके हैं सब, जब से ईरान यूक्रेन का शुरू हुआ अब तक। समझ रहे हैं, किसी देश की इकोनॉमी इससे ज्यादा नहीं होती है। इतनी फायदा उनके कंपनियों को हो रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता जा रहा है अमेरिका के अंदर। मार्केट में इन्फ्लेशन 3.8 है, जो दुनिया का बेस्ट एम्प्लॉयमेंट में माना जाता है, सॉरी इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीजें अपने ऑडियंस को आने वाले इलेक्शन में गुड नोट के साथ सुनाएंगे ट्रंप कि देखिए मैंने वेनेजुएला कब्जा कर लिया जो तुम लोग नहीं कर पाए, देखो मैंने ग्रीनलैंड पे अपने नाटो की सेना भेजी जो तुम लोग नहीं कर पाए, देखिए जो मैंने ईरान को जो है 5-6 राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर पाए, और मैंने ईरान को $30 बिलियन के खर्चे में एंगेज कर दिया है और उसके हॉर्मुज के तेल को रोक दिया है।
हाँ, और उसके बाद हमारा तेल। अब देखिए भारत का तीसरा नंबर सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से आ रहा, ब्राजील से आ रहा और सऊदी अरबिया से आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि हार्मुज क्लोज्ड है। वेनेजुएला का तेल मतलब अमेरिका का तेल, इराक का तेल मतलब अमेरिका का तेल, अगर लीबिया से तेल आ रहा मतलब अमेरिका का तेल आ रहा। तो ये हालत है और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, इजराइल और अमेरिका बढ़ रहे हैं इस युद्ध क्षेत्र में, और चुपचाप ईरान के थिंक टैंक समझते हैं इस बात को, लेकिन चूंकि वहां की पॉलिटिक्स रेडिकलिज्म बेस्ड होती है तो वहां के लोग आप जानते हुए कि चलो हम एक बीच का रास्ता निकाले, नहीं निकालने देते हैं, क्योंकि उनको अपने ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करना है। जी ठीक है देवनाथ जी, एक और पक्ष यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं इजराइल लेबनान पर अटैक्स कर रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। ईरान भी खुलकर नहीं कह पा रहा कि हिजबुल्लाह पर निशाना मत साधो। ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं होने चाहिए, लेबनान को सीज़फायर में इंक्लूड नहीं किया गया। अब ये जो अटैक्स मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्रीज पर किए जा रहे हैं, बहरीन का जिक्र कर ले, यूएई की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले, ये रिटालिएशन के तौर पर ईरान की तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर लगातार जो है माफ कीजिएगा इजराइल जो है अटैक्स कर रहा है। हाँ देखिए, जो ईरान अभी फिलहाल हमला कर रहा है, जैसे आपने वीडियो क्लिप दिखाई कुवैत की, ये सारे हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान के टापुओं पर हमला किया। अमेरिका ने यह बोल के ईरान के टापुओं पर हमला किया, 3-4 टापू हैं पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ये कह के किया कि वहां से लॉन्च पैड है ईरानियन IRGC का, जो कि अमेरिकन शिप्स पर एंटी शिप मिसाइल फायर करते हैं, और वहां से उनके पास मोबाइल टावर जैसे रेडार स्टेशन हैं, जहां से कि ड्रोन लॉन्च करने के बाद ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है IRGC द्वारा। अब ये टिट फॉर टैट एक्शन है। एक बार अमेरिका कुछ कार्रवाई करता है तो बदले में जवाबी कार्रवाई IRGC करती है, फिर उसके रिएक्शन में फिर से अमेरिका कुछ करता है। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, अमेरिका भी ईरान पर थोड़ा सा दबाव डालना चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह को भविष्य में मदद करना बंद कर दे। एज ए रिस्पॉन्स अमेरिका इजराइल पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं, दो बार लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर साइन भी हो चुके हैं पिछले 2 महीने में, कि इजराइल भी हिजबुल्लाह के ऊपर हमला ना करे। अब दिक्कत ये आ रही है कि इजराइल की जो IDF है वो दक्षिण लेबनान में घुस गई है, लिटानी रिवर तक, और वो भविष्य में उनका प्लान है कि आगे जाके जाफरानी रिवर तक पहुंच जाएं। अब जाफरानी रिवर जो है, ये जो पूरा इलाका है, वहां रहते कौन है? ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो शिया हैं, तो उनका घर वहीं पे है, पुश्तैनी जायदाद वहीं पर है, खेती कृषि वहीं पर है, कुनबा वहीं पर है। और ये जो हम बोलते हैं हिजबुल्लाह, ये कोई ऐसे नहीं है कि आर्मी यूनिट जैसे हम इंडिया में सोचते हैं, पाकिस्तान में सोचते हैं कि मेरठ छावनी में एक आर्मी यूनिट है, छावनी में, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ही घर में रहते हैं, सुबह अपने माताजी की बनाई हुई रोटी खा के घर से निकलता है, युद्ध लड़ता है, 1-2 रॉकेट फायर करता है, शाम को आके अपनी बहन के साथ चाय पीते हुए गपियाता है। तो जब IDF यहाँ घुस जाती है तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको दबाव में आ जाते हैं और उनको दक्षिणी लेबनान छोड़कर मध्य लेबनान या उत्तर लेबनान की तरफ भागना पड़ता है। तो मोनिका, ये बार बार होता है कि जब दबाव आता है IDF का तो हिजबुल्लाह के लड़ाके रिट्रीट तो नहीं करूंगा, वो मध्य लेबनान में चले जाते हैं, उत्तर लेबनान में चले जाते हैं। दिक्कत क्या है? सोशल प्रॉब्लम। फिर से जब हिजबुल्लाह के लड़ाके मध्य लेबनान उत्तर लेबनान में जाते हैं, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, मजदूर का काम नहीं मिलता, खेत का काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस तरफ सुन्नी एग्रीकल्चरिस्ट का बोलबाला है, उस तरफ क्रिश्चियन जो सेक्ट्स हैं उनका बोलबाला है। वो ये जो मजदूर आते हैं दक्षिणी लेबनान से, शिया मजदूर, इनको रखना नहीं चाहते। तो वो बेरोजगार हैं, कमाएगा क्या? तो वो 2 महीने बाद फिर से आ जाता है और दक्षिण लेबनान और आके युद्ध ज्वाइन करता है, क्योंकि कुछ तो मिल जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर राम, इस पर आपकी क्या राय? तो बहुत मानवीय एंगल जो है बता दिया गया, और इजराइल या फिर बाकी कंट्रीज इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे, वो आतंकवादी संगठन की तरह हिजबुल्लाह को देख रहे हैं, और लगातार उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश जो इजराइल द्वारा की जा रही है, उस भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अटैक नहीं होने चाहिए, बीच में ये बात भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हड़का दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री को कि अटैक्स बंद करो,
जिसके लिए भी कहा गया कि पोर्ट्रे करने की कोशिश वो कर रहे हैं और बैक साइड लगातार इजराइल के लिए हरी झंडी है कि वो टैक्स करता रहे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डांट दिया है, ये तो सब डिप्लोमेटिक भाषा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। दोनों की मिलीजुली सांठगांठ है और उनकी सांठगांठ का परिणाम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया इधर हम ईरान से वार्ता के बहाने और बमबारी छुटपुट करके लंबे समय तक युद्ध खींचते रहेंगे, तब तक तुमको जितना करना हो उतना कर लो। और इजराइल का एक ही उद्देश्य है, वो पूरी तरह से जो है दक्षिण लेबनान को अपने कब्जे में कर लेगा। अभी तक जो है 37 गांव और छोटे कस्बों की पूरी जनसंख्या उन्होंने नॉर्थ लेबनान की तरफ भगा दी है और सब जगह उनका आईडीएफ का कब्जा हो गया है और उसको ग्रेटर इजराइल बनाने का उनका मुहिम है और वो चल रहा है और निश्चित रूप से चलेगा। जिस तरह से वेस्ट साइड में उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, अवैध गोलन हाइट में भी कर रखा है, उसी तरह का यहाँ पर उनका कब्जा होगा और इजराइल की बसाहत होगी। अब रहा सवाल ये समझौता कब होगा, कैसे होगा? समझौता अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो कल हो सकता है, बशर्ते कि वो चाहे, पर मुझे नहीं लगता कि वो चाह रहे हैं। यद्यपि उन पर दबाव बहुत है, नाटो के देशों का भी दबाव है, लेकिन वो जानबूझकर इसको इसलिए लंबा खींच रहे हैं जिससे कि दुनिया मजबूर होकर वेनेजुएला का तेल उनके बेटे और दामाद की कंपनी के मार्फत खरीदें। वो अपने यहाँ का भी तेल बेच रहे हैं, ना केवल वहां का बेच रहे हैं, अब उनकी नजर जो है नाइजीरिया के तेल पर भी आ चुकी है। उनकी नजर कोलंबिया में उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना कठपुतली प्रेसिडेंट बनाकर वहां बिठा दिया है। केवल इतना ही नहीं, उनकी नजर अब दक्षिण अफ्रीका पर भी है और उनकी नजर अब धीरे धीरे आप देखना इधर आपके सिंगापुर के पास भी है। निश्चित रूप से ये विस्तारवादी जो नीति है, आर्थिक डंडे के बलबूते पर, अभी तक तो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब उनका जो यूएसए का एम्बेसडर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि 99% समझौता टैरिफ पर हो चुका है, 1% बचा है। और उधर से ट्रंप क्या कहते हैं कि अगर भारत हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं मानेगा, और उनकी कंडीशन क्या है? ट्रंप के स्टेटमेंट सारा अभी वो इजराइल के राष्ट्रपति को ये तक कह रहे थे कि इजराइल का एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है, ये तो जेल जा रहे थे। डॉक्टर गुप्ता 20 सेकंड्स आपके पास एक क्लोजिंग कमेंट, वक्त इतना ही था मेरे पास, जल्दी से 20 सेकंड डॉक्टर गुप्ता। देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी का वहाँ के पॉलिटिक्स में बहुत दबदबा है अमेरिका के, और इजराइल को कोई भी वो नुकसान नहीं होने देंगे। और वही अमेरिका नहीं, पूरा यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वही एक क्रिश्चियन फेथ है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जैसा डॉक्टर राम भी बोल रहे थे, विस्तारवादी नीति अमेरिका की है और वो केवल ईरान एक बहुत सारे देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, खासकर रिसोर्सेज पर। और इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड लागू करवा के रहेंगे अगर ट्रंप 2 साल अगर उनका मिलता है, और तो ट्रंप करवा के रहेंगे, इजराइल की व्यवस्था वहां कर देंगे ताकि वहां पे उसी बहाने एक इंटरफेस रहेगा क्रिश्चियनिटी का मिडिल ईस्ट के अंदर। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो जंग भड़क रही है और अगर देखिए कुल मिलाकर हर चीज के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की विस्तारवादी नीति नजर आती है, उनका बिजनेस माइंड नजर आता है, उनका अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप को और उनके अपने निजी परिवार को किस तरीके से ग्रेट बनाया जाए, आने वाले इलेक्शंस में वो क्या लेकर जाएंगे आम जनता के बीच, उसकी तैयारी हो रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।